नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। एक ओर जहां असम में भारी बाढ़ के चलते जिंदगी उलट पलट हो गई है, ब्रह्मपुत्र समेत तमाम नदियों के उफान के चलते लोगों ने अपने घर बार छोड़ने पड़े और मजबूर लोग राहत कैंपों में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। यही नहीं, प्रतिष्ठित और विश्वविख्यात काजीरंगा प्राणी उद्यान या जो नेशनल पार्क है, उसमें सैकड़ों की तादाद में बहुत लुप्त प्राय जानवर भी बाढ़ का शिकार हुए हैं। खबर है कि आधा दर्जन से अधिक दुर्लभ प्रजाति के गैंडे भी इस आपदा में मारे गए हैं। राज्य में हालात ऐसे हैं कि बाढ़ के चलते अब तक तकरीबन 60-70 लोगों की जान जा चुकी है। 30 जिलों के करीब 24 लाख लोग प्रभावित हैं। एक तस्वीर ये है उत्तर पूर्व के, लगातार त्राही त्राही मची है। इस आपदा पर लोकसभा में जो अभी सत्र खत्म हुआ, जोरहट के सांसद गौरव गोगोई ने सवाल उठाया था और कहा था कि असम की मदद कीजिए, वहां बाढ़ से बड़ी हालत खराब है। असम के मुख्यमंत्री हिंदू मुस्लिम गांधी परिवार तमाम उनके इंटरेस्ट के विषय हैं, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा का जो विषय, वहां की बाढ़ नहीं नजर आ रहा मुझे। बाढ़ में राहत कार्य क्या है, इसके विषय में उनका कोई बयान नहीं आ रहा। लोगों के जीवन रक्षा कैसे करेंगे, इस पर कोई बयान नहीं आ रहा। अगर देश का कोई विवादित हिंदू मुस्लिम का मुद्दा होता और उसमें कहीं गांधी फैमिली का तड़का लगा होता तो हिमंता बिस्वा शर्मा अब तक प्रकट हो जाते। तो एक उत्तर पूर्व के इस क्षेत्र की, जिसे 7 सिस्टर्स कहा जाता है, असम से लेकर मणिपुर, मेघालय, पूरा जो इलाका है चीन की सीमा से लगा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाढ़ के ये हालात हैं, भयंकर हालात हैं कि बहुत बड़ी आबादी शरणार्थी कैंपों में है। तो तकरीबन 1.5 साल से अधिक वक्त से हिंसा से सिसकियां ले रहा मणिपुर अभी भी रह रह कर चीख पुकार वहां मस्ती है, रह रह कर वो चीख उठता है। वहां मैतेई और जो कुकी हैं, दो समुदायों के बीच सामुदायिक हिंसा ने ऐसा रूप धारण किया कि आज तक वो शांत नहीं हो रहा है। बड़े पैमाने पर वहां लोग शरणार्थी कैंपों में अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। उनके जीवन कैसा है, लोकसभा में कई बार चर्चा हुई। बार बार विपक्ष, ये जो पिछला सदन था, नई लोकसभा का जो पहला सदन था, पूरा का पूरा सदन और प्रधानमंत्री का पूरा भाषण, जितनी देर वो तकरीबन 2.5 घंटे बोले लोकसभा में, विपक्ष के सारे सांसद एक स्वर में मणिपुर 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 नारे लगाते रहे, कहते रहे कि प्रधानमंत्री जी आप मणिपुर कब जाओगे। प्रधानमंत्री का पूरा भाषण मणिपुर की भेंट चढ़ गया। लगातार 2.5 घंटे तक विपक्ष के सारे सांसद एक स्वर में मणिपुर का नारा लगाते रहे। प्रधानमंत्री ने कहा जरूर कि वहां व्यवस्थाएं दुरुस्त हो रही हैं, लेकिन हो नहीं रही हैं। और मीडिया भी बाढ़, हिंसाग्रस्त इलाके, ये उसके भी इंटरेस्ट के विषय हैं नहीं, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि मैं सारे लोगों को इसमें नहीं लपेट रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे संवेदनशील मीडिया संस्थानों, पत्रकार हैं जिनके लिए विषय है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज असम और मणिपुर के दौरे पर गए हुए थे। राहुल गांधी ने दोनों जगह कैंपों में जाकर पीड़ितों से मुलाकात की और उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको जानने की कोशिश की। राहुल गांधी ने दिल से उन लोगों का हाथ ऐसे में ऐसे थाम कर ये जानने की कोशिश की कि वो अब किस हालात में जी रहे हैं। खासतौर पर मणिपुर के लोग, असम का दर्द भी कम नहीं है, असम की पीड़ा भी कम नहीं है। किसी के घर बार चला जाए, खाने को कुछ ना हो, आप समझ सकते हैं ये दर्द बाढ़ पीड़ित ही बयां कर सकते हैं। हमें और आपको उसका दर्द का एहसास है नहीं।
मैं सारे राजनेताओं को नहीं लपेटता, लेकिन ज्यादातर राजनेता इस दर्द को महसूस नहीं करते, इसीलिए वो ऐसे पीड़ितों के साथ खड़े नजर नहीं आते, चाहे मणिपुर हो चाहे असम हो। ठीक है, राहुल गांधी के दोनों जगह जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की टोली, नेताओं की टोली कहने लगी कि राजनीति कर रहे हैं वो, और राजनीति गर्मा गई। लेकिन क्यों ना राजनीति की जाए भाई, जब हर चीज का समाधान राजनीति ही है तो राजनीति होनी चाहिए। और राजनीतिक लोग अगर पहल नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये ब्यूरोक्रेट्स और जो सारे लोग हैं ये वस्तु स्थिति को सामने लाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज जो मंथन में सेंट्रल आइडिया ये है कि पीड़ितों की सुनवाई कब। एक खबर आई कि राहुल गांधी के मणिपुर पहुंचने से ठीक पहले वहां का जिरीबाम जिला है, वहां जमकर फायरिंग हुई, करीब 3 घंटे तक गोलीबारी होती रही। और इसके बाद राहुल गांधी वहां पहुंचे। अगर पूरे असम और मणिपुर को मिलाकर कर कहा जाए तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद ये उनकी पहली पूर्वोत्तर यात्रा है। लेकिन इससे पूर्व 2 मर्तबा, सबसे पहले राहुल गांधी उस वक्त गए थे जब ये मणिपुर हिंसा से जल रहा था, प्रचंड ज्वाला में जल रहा था, ऊंची ऊंची लपटें वहां दिख रही थी। उस वक्त वो गए थे, उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो मिले थे, जीत पर अड़े थे और मिले थे, लोगों के दुख दर्द बांटा था। उसके बाद जब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 भी मणिपुर से शुरू किया और अब तीसरी बार वो पहुंचे हैं। वहां कई जिलों, जो मेरे पास खबर है, चुराचांदपुर, जिरीबाम, तुईबांग, इम्फाल के कैंपों में गए, शरणार्थी कैंपों में। इसके अलावा राहुल गांधी असम के फुलेर ताल के कैंप में भी गए। यहां पर भी मणिपुर के पीड़ित शरणार्थी असम में भी रह रहे हैं, वहां पर भी गए, बाढ़ पीड़ितों से भी मिले। हिंसाग्रस्त मणिपुर का अब तक क्या हुआ है, क्या इतने दिनों में हुआ है, उसको लेकर कुछ जानकारियां आपकी स्क्रीन पर हमने रखी हैं, उनको आप देखिए। लगातार ऐसा क्या हुआ है जो 1.5 साल तक राहुल गांधी तो लोकसभा में कहा कि भाई नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री मणिपुर को इस देश का हिस्सा ही नहीं मानते, लगता ही नहीं कि वो भारत में है। ये गंभीर आरोप था राहुल गांधी का। तो इस पूरे जगह दौरे करके बच्चों के साथ, वहां की महिलाओं के साथ उनका दुख दर्द बांटने के बाद राहुल गांधी ने असम के राहत कैंपों का भी दौरा किया और राज्यपाल से, मणिपुर की राज्यपाल से मुलाकात करके उनसे कहा कि अभी भी हालात ऐसे नहीं हैं जैसे हमें सुधरने की उम्मीद थी। हालात बिल्कुल नहीं सुधरे हैं, अपेक्षा के अनुरूप बिल्कुल काम नहीं हुआ है, इस ओर ध्यान दिया जाए। देर शाम राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे राजनीति नहीं करनी, मैं राजनीति नहीं करने आया हूं। विपक्ष, सत्ता पक्ष कह रहा है कि राहुल गांधी राजनीति करें, और राहुल गांधी कह रहे बिल्कुल नहीं, कोई राजनीतिक बात नहीं, मैं अपने भाई बहनों से मिलने आया हूं, इनके दिल की बात जानने आया हूं, पीड़ा समझने आया हूं, और प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि इनकी तरफ वो ख्याल करें। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ प्रमुख अंश। Some improvement in the situation, but I was quite disappointed to see that the situation is still nowhere near what it should be. I visited the camps and heard the people there, heard their pain. I came here to listen to them, to build confidence in them, and as somebody who's in the opposition, to try and apply pressure on the government so that it acts. Here, the need of the hour is peace. Violence is hurting everybody. Thousands of families have been harmed, property has been
destroyed, family members have been killed, and I have never seen anywhere in India what is going on here. The state is completely split in two, and it is a tragedy for everybody involved. I want to tell all the people of Manipur, I come here as your brother. I come here as somebody who wants to help you, who wants to work with you to bring back peace in Manipur. And I am ready to do whatever I can. Congress Party is ready to do whatever it can to bring back peace here. We had a conversation with the governor, and we expressed to the governor that we would like to help in whatever way we can. We also expressed our displeasure, and we said that we are not happy with the progress that has taken place here. I don't want to go further into politicizing this issue. It's not my intention. As I said, I come here as a brother, as a family member, and I understand that the entire Manipur, all of it, is in pain, is suffering, and needs to get out of this suffering as soon as possible. So that's my message. I would request everybody to think about peace, to think about brotherhood, and violence and hatred is not going to get any solution. So if we can start to think about peace, start to think about affection, it will be a very, very big step for Manipur. Congress Party and me are available. Anytime you want me to come here, you want me to come here 5 times, 10 times, any amount of times you want me to come here. दो तस्वीरें भी, हालांकि तस्वीरें बहुत सारी हमने आपको दिखाई, बाढ़ पीड़ित और मणिपुर के हिंसा पीड़ित, वो तस्वीरें दिखाई जाएं, और उसके बाद फिर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनका रिएक्शन क्या है राहुल गांधी की यात्रा पर, वो आपको दिखाएंगे। ये दो तस्वीरें हैं, मणिपुर हिंसा पीड़ितों से राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं और असम में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल जो दोनों आज पूरे दौरे का जो उनका सेंट्रल आइडिया है वो पीड़ित हैं, वो एक बाढ़ पीड़ित है, एक हिंसा पीड़ित हैं। दर्द दोनों का बहुत ज़बरदस्त है, ज़्यादा है, और राहत मिलनी चाहिए इनको। इनकी सुनवाई कब होगी? और मणिपुर का तो मसला ही ऐसा लग रहा है कि उसको बार बार अनसुना किया जा रहा है। मोहन भागवत आरएसएस के चीफ, उन्होंने भी कहा था कि भाई मणिपुर को अनसुना मत करिए, आप लोगों ने उसकी सुनी नहीं, उनकी आवाज़ नहीं सुनी, उनकी पीड़ा नहीं सुनी। तो वास्तव में ये अपने आप में एक अलग है, और मणिपुर के लोग नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अपने साथ पाकर कम से कम कुछ कोई व्यक्ति तो कहने वाला होना चाहिए जिससे वो कह सकें, चाहे सरकार का हो चाहे प्रतिपक्ष का हो। और नेता प्रतिपक्ष ने साफ कहा कि उनका इंटेंशन राजनीति करने का नहीं है, बिल्कुल राजनीति नहीं है इसमें होनी चाहिए, ना ही वो करने आए ना ही करेंगे। वो ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये दिल का मुद्दा है, और सरकार को, प्रधानमंत्री को सबको चाहिए कि वो चीज़ों को ठीक करे। इस पर जो रिएक्शंस हैं वो जरा सुना दीजिए। हमारी संसदीय व्यवस्था ऐसी है ना, या कहीं की भी, विपक्ष का से कोई प्रधानमंत्री नहीं होता। शिकवा शिकायत उम्मीद उन्हीं से। प्रधानमंत्री जी की चुप्पी, प्रधानमंत्री जी का मणिपुर ना जाना, ये मणिपुर पे क्या बीत रही होगी, मूल्यांकन वहां होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की मॉस्को विजिट का मकसद जो है वो कंस्ट्रक्टिव है। पप्पू जी की मणिपुर विजिट का मकसद जो है वो डिस्ट्रक्टिव है। जहां एक तरफ कंस्ट्रक्टिव मकसद हो और डिस्ट्रक्टिव मंशा हो, तो उस पर इस तरह की चीजें और इस तरह के सवाल जो लोग खड़े कर रहे हैं, और ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी के, किसी भी प्रधानमंत्री, ये नहीं इससे पहले भी जो गए हैं, उनकी विदेश की ऑफिशियल विजिट पर जो है वो कोई पार्टी जो है वो सवाल खड़ा करे। अरे भाई, देश की सार्वभौमिकता, देश की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए गए हैं। आप तो जो मणिपुर जा रहे हैं वो वहां की सुरक्षा पर पलीता लगाने की मंशा से जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर विपक्ष अपनी तरीके से बातों को रख रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी अभी भी राहुल गांधी को पप्पू मान रहे हैं, पप्पू कह रहे हैं। खैर, ये उनका अपना निर्णय है, कौन किसको पप्पू कहता, कौन किसको गप्पू कहता, लेकिन मुख्य मुद्दा पीड़ित हैं
और पीड़ित की सुनवाई कब होगी, ये आज मंथन में हम सवाल लेकर आए हैं। बहुत सारे विषय हैं आज देश में, बहुत सारे बात करनी थी, लेकिन मुझे लगता है कि मीडिया से भी मणिपुर और असम जैसे राज्य नेगलेक्ट होते हैं। उनमें जब तक मणिपुर जैसा कुछ विस्फोटक ना हो, मीडिया के लिए भी कोई बहुत इंटरेस्ट का विषय नहीं होते हैं ये राज्य। तो मैंने अपनी पत्रकारी जिम्मेदारी को निभाते हुए आज इस विषय को चर्चा के लिए लेकर आए हैं। अरुणेश यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार अरुणेश जी। प्रकाश कायस्थ, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हयात उमर साहब हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। मनोज मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। अमरदीप त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत स्वागत। और थोड़ी देर में एक और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़ेंगे। वास्तव में मुझे लगता है कि चर्चा की शुरुआत प्रकाश कायस्थ जी से मैं करूंगा, मुझे करना चाहिए। प्रकाश जी, जो पूर्वोत्तर है, मणिपुर, असम, अगर कहीं इस तरीके की बातें आती हैं, कहीं हिंदू मुसलमान आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो असम के मुख्यमंत्री जी के बयान पूरे देश में छाए रहते हैं। बाढ़ पीड़ित लोग वहाँ इतना परेशान हैं, मुझे नहीं लगता वो उनकी कोई बातचीत अभी राष्ट्रीय मीडिया में कहीं नज़र आई हो। बहुत हालत ख़राब है। पीड़ितों की सुनने के बजाय ये नेता अपने अपने नंबर बनाने में ज़्यादा रहते हैं। तो मेरा असम की स्थिति पर आप क्या देख रहे हैं, सोच रहे हैं बाढ़ को? क्योंकि पीड़ित एक कॉमन जो मुद्दा है वो पीड़ित है, असम का भी और मणिपुर का भी। और राहुल गांधी लगातार मणिपुर जाते रहे हैं, एलओपी बनने के बाद आज फिर गए हैं। उनकी यात्रा को लेकर पूर्वोत्तर में किस तरीके की बातें हो रही हैं, किस तरीके की चर्चा है, और क्या आपका नजरिया है? अनम्यूट करिए प्रकाश जी। हाँ जी, जी सुनाई दे रहे हैं सर? हाँ, बोलिए कृपया। जी जी, असम का जो परिस्थिति है, अभी जो बाढ़ का परिस्थिति है, पूरे असम का जो 28 जिला है, पूरे 28 जिला में बाढ़ का पूरे प्रभाव हो चुका है। और कम से कम अभी 69,000 हेक्टेयर भूमि अभी प्लावित हो चुके हैं। और कम से कम आप जैसे कि जान चुके हैं कि 24 लाख लोग भी प्रभावित हो चुके हैं। और इस बारे में असम में जो भी बांध पानी हो रहे हैं प्रत्येक वर्ष, इसके चलते असम का जो मुख्यमंत्री है वो इस व्यवस्था पर लेकर गंभीर नहीं है। पहले से जो व्यवस्था करना चाहिए, ये हर साल असम में बांध पानी होता है, इसके प्रतिरोध के लिए असम सरकार पहले से वो व्यवस्थित नहीं रहते हैं। जब भी बांध पानी आ जाते हैं तो व्यवस्था करते हैं, इसीलिए ये समस्या इस राज्य में मैंने गंभीर से गंभीर होते जा रहे हैं। और जैसे कि आप बोला कि मणिपुर की समस्या तो एक बड़ी समस्या है, और इस समस्या के लेकर हमारे जो राहुल गांधी जी है वो हर समय इस मुद्दे को लेकर उठाते आए हैं। लेकिन असम का मुख्यमंत्री इस विषय को लेकर वो थोड़ा दूर अवस्थान ही कर रहे हैं। और जिस तरह असम की जो बांध पानी की समस्या है, वह और भी कोई समस्या है, उस समस्या के समाधान के लिए असम सरकार जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए उस तरह की व्यवस्था अभी नहीं कर पा रहे हैं। और आप जैसे बोले कि डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री है, वो अपने आप को अपने तरीके से वो अपना सिस्टम चलाना चाहते हैं, जिससे कि यहाँ का आम जनता पूरे दुखी है, प्रभावित है। और इसी के लेकर जो विरोधी दल कांग्रेस है वो भी आवाज उठा रहे हैं। और इसी के चलते जो असम का जो मेन समस्या बनी हुई है, बाढ़ पीड़ित की समस्या, अभी तो ऐसा हो गया है असम में कि आदमी और जीव जंतु, वन्य जंतु एक साथ बसवास करने लायक हो रहा है, जिसके चलते अभी तक असम में पूरे 9 लोगों का मौत हो चुकी है। और भी हालात गंभीर बनी हुई है। अभी भी असम में कहीं कहीं थोड़ा पानी सूखा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं बाढ़ का अवस्था गंभीर होते जा रही है। बारिश अभी पूरा जारी है, अब देखा जाए क्या होने वाला है, ये तो समय ही बताएंगे। जी, ठीक बात है। अमरदीप त्रिपाठी की तरफ रुख करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरदीप जी, मणिपुर पर बार बार लोकसभा में भी, बाहर भी
पूरा विपक्ष, प्रधानमंत्री जी का भाषण आपने भी बहुत गौर से सुना होगा और हमने तो बहुत ही गौर से सुना। पूरे 2.5 घंटे के भाषण के दौरान मणिपुर 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 होता रहा। क्या प्रधानमंत्री जी को मणिपुर नहीं जाना चाहिए? क्या उनको वहाँ उनकी बात नहीं सुननी चाहिए? आज राहुल गांधी वहाँ गए, कोई गृह मंत्री जी पहले जा चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम कोई पॉलिटिक्स ना करना चाहते हैं, ना हमें करना है, लेकिन जो डेवलपमेंट होना था अब तक, जो चीज़ों में सुधार होना था मणिपुर में, गवर्नर से भी वो मिले, कैंपों में भी गए, राहत कैंपों में जो काम राहुल गांधी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कैंपों में जाके प्रधानमंत्री जी को बात करनी चाहिए थी, क्योंकि और बहुत दिन हो गए। और आरएसएस चीफ भागवत जी ने भी इस बात को कहा। तो आरोप तो यहाँ तक विपक्ष लगा रहा है कि भाई वो मान ही नहीं रहे कि भारत का हिस्सा है वो। अमरदीप त्रिपाठी जी देखिए, पहला बात तो हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि मणिपुर की जो पहले पुरानी घटना हुई थी, उसके बाद में माननीय गृह मंत्री जी ने इसको संज्ञान में लिया, सरकार इसको संज्ञान में ली, लेकिन राहुल गांधी जी एक ऐसे चरित्र के जो है, दो मुहे चरित्र के नेता हैं जिनका कोई स्टैंड नहीं है क्लियर। क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, सिर्फ एक ऐसी जो है राजनीति करके देश की जनता को बरगलाना चाहते हैं, बहकाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी अभी हाल में जो उत्तर प्रदेश में हाथरस में घटना होती है, इतनी बड़ी दुखद घटना हुई, लोगों ने संवेदना व्यक्त की, लोगों को दुख था, वहां पर जाते हैं फोटोग्राफी करवाने के लिए, कोई संवेदना व्यक्त नहीं करते हैं। और वहीं पर जब तमिलनाडु में इतनी बड़ी घटना होती है, 60 लोगों से ज्यादा जहरीली शराब पीकर मर जाते हैं, उस पे राहुल गांधी जी कुछ नहीं बोलने के लिए तैयार है, वहां नहीं जाते हैं। तो इससे बात स्पष्ट होता है कि सीधा सीधा संदेश जाता है कि राहुल गांधी जी सिर्फ अनर्गल राजनीति कर रहे हैं, देश के अंदर लोगों को भरगलाने और बहकाने का प्रयास कर रहे हैं, सही रूप से देश की जनता को दिशा और दशा दिखाने का कार्य नहीं कर रहे। अमरदीप त्रिपाठी जी, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात। जी बोलिए। जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज विपक्ष जो है, विपक्ष के जो है प्रतिपक्ष नेता है राहुल गांधी जी, और बचकाना हरकत कर रहे हैं, जहां उनकी जिम्मेदारियां बढ़ी है। नेता प्रतिपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है, उनको गंभीर होना चाहिए। देश के विकास में जो है सरकार के साथ में मिलकर अमरदीप त्रिपाठी जी, आप अमरदीप त्रिपाठी जी, माननीय त्रिपाठी जी, आप क्या चाहते हैं? कांग्रेस का वो विलय कर दें और प्रधानमंत्री जी के पीछे डायरी लेकर चलने लगे? क्या करें, किस तरह सहयोग करें भाई? वो कह तो रहे हैं कि हम सहयोग करने को तैयार हैं, मणिपुर में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। काम तो आप लोग को करना है भाई, काम जब कुछ करोगे नहीं, केवल सहयोग सहयोग कैसे चलेगा भाई? असम में लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री को हिंदू मुस्लिम के अलावा दिखता नहीं वहां कुछ। वो अगर कहीं गांधी फैमिली पे कोई बात होगी तो उसमें टांग कूद जाएंगे, कहीं अगर हिंदू मुस्लिम का होगा तो बाबा का बुलडोजर लेकर असम पहुंच जाएंगे वो। लेकिन अब जो जो राहत और बचाव कार्य हैं वो आप कहें, आपका पूरा अधिकार है, आप पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन वहां के पत्रकार बैठे हुए हैं, प्रकाश जी, वो कह रहे बिल्कुल काम नहीं हो रहा, मरे जा रहे हैं, इंसान और जानवर एक ही तरह रह रहा है असम में। अमरदीप त्रिपाठी, सहयोग कहने और करने में बहुत फर्क होता है। आज जो विपक्ष जिस प्रकार से सिर्फ गुमराह करने का कार्य कर रहा है, सरकार के कार्यों में बाधा डालने का कार्य कर रहा है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्ता में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के हम सभी लोग चाहते हैं कि विपक्ष हमारे साथ आए, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ आए, बैठे देश में के अंदर क्या कमियां है, देश के अंदर क्या सुधार किया जा सकता है, उस पर सहयोग करें। अनर्गल राजनीति करके, गुमराह करके, लोगों को जो है फोटोग्राफी करवा के जो है यूट्यूबर बन के काम कर रहे हैं। अरे आप भाई हाथरस में जाते क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी ने यूट्यूब चैनल खोल दिया, मोदी जी ने यूट्यूब चैनल खोल दिया, क्या बात कर रहे हैं? अरे आजकल का जमाना ही है, मोदी जी का यूट्यूब चैनल है। ऐसा तो है ना कि मोदी जी मना कर देते हैं या आपके पार्टी के नेता मना कर देते हैं कि भैया मेरा फोटो मत खींचना पत्रकार साथियों? ऐसा तो नहीं हुआ अभी, हमें नहीं लग रहा आज तक। ये तो आजकल का दौर है, यह स्टाइल आजकल की राजनीति की स्टाइल की पॉलिटिक्स है। आप भी कर रहे होंगे, आपके भी फॉलोअर होंगे, अगर फॉलोअर नहीं दिखाओगे तो टिकट नहीं मिलेगा। राजनीतिक दलों की स्थिति है, अगर आप फॉलोअर नहीं दिखाते, आपके सब्सक्राइबर नहीं है, तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। चौहान साहब देखिए, आज बंगाल की हालत क्या है। बंगाल में अभी, अच्छा हम असम की बात कर रहे हैं, आप बंगाल ले जाओगे, हम मणिपुर की बात कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश ले जाओगे। अरे त्रिपाठी जी महाराज,
बुरी तरीके से पीटा जा रहा था, उस पर राहुल गांधी जी बात नहीं करते हैं, उस पर संवेदना व्यक्त नहीं करते हैं। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छे से कार्य कर रही है, बंगाल में भी वहां मैं बहुत लोगों को अफसोस के साथ में कह रहा हूं अमरदीप त्रिपाठी जी, मैं बहुत अफसोस के साथ में कह रहा हूं कि बंगाल में भी आप अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नहीं खड़े हैं। मैं स्वीकार कर रहा हूं कि उनकी पिटाई हो रही है, मैं स्वीकार कर रहा हूं कि उनके ऊपर हिंसक हमले हो रहे हैं, क्योंकि हम पत्रकार हैं। भले ही अरुणेश यादव जुड़े हुए कांग्रेस के नेता या टीएमसी के लोग इस बात को ना स्वीकार करें, लेकिन मैं इस खुले मन से कह रहा हूं कि वहां भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पिटाई हो रही है। आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं भाई, खाली हाँ बयान साहब, देने से देखिए, काम हम थोड़ी लोग जो है चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं, लेकिन आपके टीवी चैनल के माध्यम से कम आपने साहस जताया, मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि कम से कम आप ये कहने के लिए तैयार हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है, मारपीट हो रहा है, तो इस पे राहुल गांधी जी शोषण और नहीं, विपक्ष क्यों पिटाई नहीं हो बोल रही रहा है, आज दौड़ा दौड़ा संविधान कर मारे खतरे जा में रहे हैं, नहीं है? लोगों ने झंडा डंडा रख दिया घर क्या में, संविधान ये खतरे हालत में है। नहीं है? अब मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, जो संविधान की प्रतियां अरे ला आप ला ही के के नेता चले दिखाते जाएं, हैं कि आप बंगाल में आप विपक्ष में हो, आपके केंद्रीय नेता क्यों नहीं जाते बंगाल, अपने कार्यकर्ताओं से क्यों नहीं मिलते, कैंप वहां क्यों नहीं डाल देते भाई कि मेरे कार्यकर्ता पिट रहे हैं? नहीं, विषयांतर में नहीं नहीं, करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी जो तो संविधान की प्रतियां लेकर घुमाते हैं, ये नहीं, आज क्यों बोलने के लिए तैयार नहीं? आज ममता दीदी के खिलाफ क्यों नहीं मोर्चा ठीक है, खोलते हैं? ठीक है, सच्चाई मैं को सवाल क्यों पूछूंगा नहीं रखते? अमरदीप त्रिपाठी, मैं सवाल पूछूंगा। एक ब्रेक पर मुझे जाना है, एक ब्रेक ले रहा हूं। बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं। ये आरोप तो लगता है कि जो जिसे सूट करता है वैसा ही वो बोलता है, जिस राज्य में गड़बड़ी दिखती है अपने स्थिति परिस्थिति के अनुसार उसी तरफ उंगली उठाता है। मंथन में आज मणिपुर और असम के पीड़ितों की सुनवाई का भी विषय लेकर हम आए हैं। सीधे रुख करेंगे, अरुणेश यादव कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता हमारे साथ जुड़े हैं। अरुणेश जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को कह रहे थे कि भाई आपको जो सूट करता है वो करते हैं, राहुल गांधी मुद्दों को राजनीतिकरण करते हैं, वो गंभीर नहीं हैं, उन पर गंभीर जिम्मेदारी आ गई, लेकिन वो अभी गंभीर नहीं है, वो उनको जैसा एक्ट करना चाहिए, सरकार का सहयोग करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। अरुणेश जी नमस्कार। नमस्कार। जो हमारे बीजेपी के साथी हैं तो इनकी नाराजगी भी जायज है। अब अगर राहुल जी चुनाव के बाद इटली चले जाते तो राहुल जी गंभीर होते, राहुल जी अगर इंग्लैंड चले जाते तो राहुल जी गंभीर हो जाते। अब राहुल जी विदेश यात्रा पे क्यों नहीं जा रहे? विदेश यात्रा पे मोदी जी क्यों जा रहे हैं? अब ये तो आप बताओ ना कि क्यों नहीं जा रहे हैं। हाँ, अब चले गए। वो देखिए, मोदी जी जो है राहुल जी के ननियाल घूम के आ गए, अब मॉस्को चले गए हैं मोदी जी। जबकि एक प्रधानमंत्री का ये काम होना चाहिए कि जहां पे भी कोई दिक्कत है, कहीं मान लीजिए बाढ़ आ रही है, कहीं कोई दुर्घटना हो गई है, कहीं आदमी परेशान है, तो वहां जाइए, उनके दुख में शामिल होइए। और इसी को राजनीति कहते हैं। आप अगर किसी अपने देश की जनता के सुख में और दुख में शामिल हो रहे हैं, सिर्फ शामिल होने भर से ही उस जगह की जो जनता है उसके आधे कष्ट तो उसी से दूर हो जाते हैं कि हाँ भाई, हमारा नेता कम से कम हमसे मिलने तो आया, और जो आपके साथ, जो आपके लिए संभव है उतना काम कीजिए। और राहुल गांधी जी, मैं ये मानता हूं कि विपक्ष के नेता होने के नाते अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। और अगर इस काम को आप कह रहे हैं कि साहब ओछी राजनीति या गंदी राजनीति, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सर। और दूसरी बात जो की जाए मणिपुर की, तो मणिपुर में राहुल जी का शायद ये तीसरा दौरा है। और दुख की बात ये है कि प्रधानमंत्री जी अभी तक मणिपुर नहीं गए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि मोदी जी को भी मणिपुर जाना चाहिए, मोदी जी को भी हाथरस जाना चाहिए। हाथरस में इतनी बड़ी जो घटना हुई, तो वहां भी प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचे, वहां जनता को अच्छा लगा होगा, सांत्वना दी उन्होंने। देखिए, जो एक अहम पद होते हैं, संवैधानिक पद होते हैं, तो इनका अपना एक वजन होता है। जब आप पहुंचते हैं दुख में सुख में,
तो आदमी को वैसे ही आधी हिम्मत उसकी वैसे ही बन जाती है कि हाँ साहब, हमारा नेता, जो हमारा प्रधानमंत्री, हमारा मुख्यमंत्री, हमारा गृह मंत्री हमारे साथ दुख में खड़ा हुआ है। सिर्फ भाषणबाजी कर देने से साहब कुछ नहीं होता। परीक्षा पे आप चर्चा कर रहे हैं लेकिन पेपर लीक पे आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं, मैं इधर उधर की बात नहीं करना चाह रहा हूँ। और हमारे बीजेपी के जो साथी हैं, इनके पास अब इनके साथ समस्या ये है कि पिछले 10 साल से ये लोग मुद्दे से हमेशा भागते हुए नजर आए। अगर आप इनसे काम की बात करो, जन सरोकार की बात करो, तो ये घूम फिर के कांग्रेस पे, नेहरू पे और राहुल गांधी पे आ जाते हैं। इनके पास कहने सुनने भर को कुछ नहीं है। अगर वाकई देखिए, इस बार आपको जनता ने स्पष्ट बहुमत नहीं दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सरकार 5 साल चलती रहे, तो जो जनता के मुद्दे हैं, ये हिंदू मुस्लिम है ना, इससे थोड़ा सा निकल के आइए। नौकरियों पे ध्यान दीजिए सर। जो महंगाई बढ़ रही है, अभी देखो साहब, टमाटर अभी मैं लेके आया हूँ 100 रुपए किलो, प्याज जो है वो आपका 60 रुपए किलो सस्ता पा गए यादव जी, सस्ता पा गए, 80 रुपए से कम हो। तो इन जो ज्वलंत मुद्दे हैं जनता के, उस पे ध्यान दीजिए। इधर उधर कांग्रेस को नीचा दिखाने से, ठीक है, पक्ष के ऊपर छीटाकटसी करने से इससे कुछ नहीं निकलना। ठीक है, मैं आऊंगा। चीज को समझ रही है अरुणेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मनोज मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक, मैं चर्चा में शामिल करता हूं। मनोज जी, मणिपुर की राहुल गांधी की ये तीसरी यात्रा, असम में भी गए, वो बाढ़ पीड़ितों से मिले। उनका जो मैं समझ पा रहा हूं, उनका जो केंद्र बिंदु है इन यात्राओं का, वो है पीड़ित। एक बाढ़ पीड़ित हैं और एक हिंसा पीड़ित हैं। मणिपुर पे ऐसी क्या दिक्कत है? बार बार पूरा विपक्ष, आपने सुना है, 2.5 घंटे चिल्लाता रहा मणिपुर मणिपुर मणिपुर, प्रधानमंत्री भाषण देते रहे, उसके बाद भी कोई ठोस जवाब सरकार की तरफ से या कोई ठोस प्रयास। वो कह सकते हैं, गृहमंत्री जी कह सकते हैं कि हमने दिल्ली में मणिपुर पर बैठक बुलाई थी, सदन पूरा होने के बाद बुलाई थी बैठक, चीज़ें कर रहे हैं। ये भी खबर आ रही थी कि वहाँ के मुख्यमंत्री से इस्तीफा लिया जाएगा, अभी तक को नहीं लिया गया। लेकिन ऐसा क्या क्या दिक्कतें हैं? सरकार उलझ गई है। सरकार, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं करना चाहती है, संघ भी नसीहत दे रहा है, विपक्ष भी बार बार इस बात को कह रहा है कि एक बार मणिपुर आइए। क्या दिक्कत है जाने में? दुर्गेश भाई, मुझे लगता है कि विगत लगभग 18 महीने में या 12 महीने में, या कहिए कि लगातार चुनाव से पहले और चुनाव के बाद, चुनाव के दौरान अपने फायदे नुकसान को देखते हुए, नहीं देखते हुए, और मणिपुर में जो घटना हुई वो हमको देश में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत शर्मसार करती है। जब हम 21वीं सदी में बढ़ते हैं और महिलाओं की सुरक्षा से लेकर, बेटी बचाओ से लेकर बहुत सारी बातें करते हैं, तो जो दो समुदायों के बीच में जिस स्तर तक की लड़ाइयां और जिस स्तर तक की खेल या बातें चली जाती हैं, जहां महिलाओं को नग्न करके घुमाया जाता है और उनके साथ उनकी हत्याएं, बलात्कार होती है, और वहां पर देश पे सर्वोच्च पद पे बैठे, और जबकि विश्व के सबसे लोकप्रिय, देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार चुन के आए हैं, अगर वो नहीं बोलते, इसका मतलब इसके पीछे हमको आपको समझना पड़ेगा। 2 की 2 सीटें वहां लोकसभा की थी, राहुल गांधी के है, विपक्ष वहां जीत गया। राहुल गांधी का दौरा 1 बार, 2 बार, 3 बार। देखिए, दरअसल पूर्वोत्तर राज्यों में मेरे बहुत सारे पत्रकार साथी वरिष्ठ बैठे हुए हैं। आपको नॉर्थ ईस्ट में जाना है तो गुवाहाटी होकर के, आसाम गुवाहाटी होकर के जाना है। असम के मुख्यमंत्री विश्वसेन शर्मा, इनका इतिहास की बात कर लें या आज की मौजूदा बात कर लें और लगातार बयानों की बात कर लें, तो ये कन्याकुमारी कश्मीर के मुद्दे पे, हिंदुत्व मुद्दे पर, राहुल गांधी के मुद्दे पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जब बात अपने प्रदेश की आती है, बाढ़ की आती है, बाढ़ पीड़ित कोई पहली बार नहीं रहा। ब्रह्मपुत्र का वहां पर बाढ़ के समय में जिस तरीके से तांडव होता है, लोगों से अगर आप चर्चा करें दुर्गेश भाई, तो अपर आसाम और निचले आसाम की बात करते हैं। निचला आसाम लगभग 60-70 दिन तक लगातार बाढ़ से प्रभावित रहता है, और उसकी व्यवस्था आप नहीं करते। आप गुवाहाटी, जो आपका दिसपुर जो आपका हेडक्वार्टर है, राजधानी, आप उसको पूरा प्रदेश मत मान के चलिए कि जैसे उत्तर प्रदेश में अगर लखनऊ और गाजियाबाद, नोएडा अच्छा है तो पूरा प्रदेश अच्छा होगा। नहीं, आप देखिए तो एक समय हुआ करता था, बच्चों की बीमारियों को लेकर के, बाढ़ पीड़ित को लेकर के गोरखपुर या बाकी चीजें थी, योगी आदित्यनाथ तो उसको दूर किया। अपने समय में बहुत समाधान मिला। वहां मृत्यु दर आपने देखा, बच्चों की एक ऐसी बीमारी होती थी जो लगातार प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सवाल उठा करता था, जापानी इंसेफ्लाइटिस। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि मणिपुर, आसाम, वहीं आप देखिए, आपकी सरकार अरुणाचल देख लीजिए,
आप खूब मस्ती में जाते हैं, खूब आते हैं। वहीं मेघालय आप बराबर आते जाते हैं, त्रिपुरा आपकी सरकार लगातार बन रही है, आप आते जाते रहते हैं। लेकिन मणिपुर और नागालैंड या बाकी चीजें आपसे अछूती रहती, खासकर मणिपुर। सोचना पड़ेगा, मजबूत देश के गृह मंत्री हैं, एक झटके में 370 और कश्मीर की समस्या दूर करके उसको 2 भागों में बांट देते हैं। बड़ी बड़ी बातें होती हैं। आखिर क्या कारण है कि मणिपुर पर नेताओं की चुप्पी हो जाती है, कोई बयान नहीं दे पाते, कोई बात नहीं पाते, वो खाली मैती और इसके उसको 2 समुदायों की बात कर ली जाती। अरे भाई, वो 2 समुदाय भी तो इस देश के नागरिक हैं। मणिपुर हमारा एक अंग है। लेकिन मैंने एक बात आपसे बताई कि जो चीजें हेमंत शर्मा को सूट करेगी, दुर्गेंद्र भाई ध्यान रखिएगा, जी। क्योंकि हेमंत शर्मा का मतलब हो जाता है कि नॉर्थ ईस्ट के जो रास्ते की बात मैंने कही कि वाया आसाम होकर के जाएगा। आप अपनी जानकारी पता करिए, बहुत सारे पत्रकार साथी बैठे हैं कि हेमंत शर्मा वहां पे बगल में मेघालय त्रिपुरा में और पूरी दखल रखते हैं, सरकार में भी, सरकार के संगठन में भी, बाकी चीजों में भी। आप इतने प्रभावशाली हैं, दिल्ली तक आप कितनी अच्छी पकड़ है, तो मणिपुर क्यों? और राहुल गांधी अगर वहां मणिपुर जाते हैं तो हम उस पर फिर वही पप्पू और बाकी बात की बातें करते हैं, क्योंकि ये बातें हमको सूट करती, पर जनता उनको पप्पू नहीं मानती, पप्पू पे चर्चा नहीं होती है, बल्कि जनता उनके साथ कनेक्ट होती है। मेरा भी सवाल है, आपके चैनल के माध्यम से मेरा भी सवाल है, क्योंकि हम जब इस पे सवाल करते हैं, हम जब इस पे बात करते हैं, या हम उस बात को दिल्ली आपके चैनल के माध्यम से लाखों करोड़ तक पहुंचाने की बात करते हैं, ये होता है भाई आप बायस हो जाते हैं। बायस नहीं है समस्या। अब आप बताइए ना, एक कांड दिल्ली में होता है, रातों रात चीजें बदलती हैं, कोर्ट कचहरी से लेके करोड़ों लाखों लोग अन्ना, मतलब बहुत सब कुछ हो जाता है। वो बहन या वो बेटी, क्या अगर वो पूर्वोत्तर राज्य की किसी गांव में, किसी कस्बे में, किसी जिले में, किसी ब्लॉक में है, तो हमारा दायित्व तो नहीं बनता कि हम उसके बारे में चिंता करें? और ये चिंता जनता ने की, जनमानस ने की, लोगों ने की, हमने, आपने की। लेकिन हम आप सूचनाएं दे सकते हैं, हम सूचना के माध्यम है, लेकिन हम निर्णय और हम पॉलिसी बनाकर के चीजों को ठीक नहीं कर सकते हैं। और जब तक दोनों समुदायों के बीच में शासनात्मक स्तर पर वैचारिक चीजों का को सरकार पेन में लेकर के दुर्गेश भाई आगे नहीं बढ़ेगी, चुनाव आते जाते रहेंगे, सरकारें बनती बिगड़ती रहेंगी, सांसद 2 कभी इनको कभी उनको मिलते बिगड़ते रहेंगे। लेकिन ये घटना हमें सर्वसार करती है। ठीक बात है। मन की बात जी, कि बाकी चीजों से लेकर हम बड़े 200 हम 2-2 घंटे के लंबे लंबे भाषण सुन लेते हैं। लेकिन राहुल की जिम्मेदारी अगर विपक्ष नेता प्रत्यक्ष रूप में है, तो सबसे ज्यादा दायित्व 240 और एनडीए की सरकार का भी है। पहले पूर्ण बहुमत की थी, अभी एनडीए की है, उनकी भी कहीं की जिम्मेदारी बनती है कि मणिपुर का वो समाधान निकाले। ठीक बात है, ठीक बात है। हयात उमर साहब को चर्चा में लेते हैं। हयात उमर साहब, ऐसे क्या राजनीतिक कारण हैं? कोई बहुत सारी चीज़ों पर अभी मनोज भाई ने प्रकाश डाला। हेमंता बिस्वा शर्मा को बीजेपी ने पूरे जो 7 सिस्टर्स हैं पूर्वोत्तर की, जिनको कहा जाता है 7 सिस्टर्स जो राज्य हैं, उनको एक तरीके से ठेका दे रखा है, वो ठेकेदार हैं। मैं बिल्कुल साफ तौर पर इस बात को कहूँगा, उनकी दृष्टिकोण से देखते हैं। लेकिन पीड़ा, वो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भाई अगर मणिपुर के किसी ब्लॉक और गाँव की बेटी के साथ कोई हरकत होती है तो क्या उसको 2 तरीके से डिस्क्रिमिनाइज किया जाएगा कि दिल्ली में अलग है, वो घटना एक हो रही है, और उसको उस तरीके से गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। फिर मूल बात यह है कि एक राजनीतिक समाधान बीजेपी अब तक क्यों नहीं खोज पाई है? बार बार ही कहा जाता रहा है, क्योंकि मणिपुर का जो समाधान है वो राजनीतिक समाधान है, वो ऐसे नहीं होने वाला, हथियार के बल पर कुछ नहीं होने वाला वहाँ। थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीजों से अवगत कराना चाहूंगा जी। मणिपुर में हिंसा वहां के हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई थी, जब उन्होंने मैती समाज को SC ST का दर्जा देकर के आरक्षण की उन्होंने आदेश दिया था कि को आरक्षण दिया। इसके बाद से ही और मैथियों में हिंसा शुरू। यह मई 2023 से जो हिंसा शुरू हुई, वो अब तकरीबन 1.25 साल हो चुके, करीब 15। इसमें अभी पिछले मई को, अभी बीता जो मई है, इसमें जिनेवा इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर की एक रिपोर्ट आई जी। उसने कहा है कि 2023 में साउथ एशिया में लगभग 70 लाख लोग
जातीय हिंसा की वजह से विस्थापित हुए हैं, जिसमें से 67,000 लोग अकेले मणिपुर से। अब आप समझिए पहले जी कि 67,000 लोग अकेले मणिपुर से प्रभावित हुए हिंसा से, जो डिस्प्लेसमेंट कैंपों में है, यानी कि पीड़ित नहीं है, वो पूरी तरह से वहां पलायन करके कैंपों में रह रहे हैं। जी प्रभावित होने वालों की संख्या करीब 5 लाख से ऊपर। अलग अलग तरह की हिंसाओं से, आगजनी से, बलात्कार से, लूटमार से, गोलीबारी से, जो अलग अलग तरह से लोग प्रभावित हुए मारपीट से, उनकी संख्या लगभग 5 लाख। 70,000 लोग तो शरणार्थी कैंपों में। आप समझिए पहले, कि आप स्केल समझिए पहले, युद्ध की विभीषिका। अगर आप इसको फिलिस्तीन से तुलना करें तो आप सोचिए, वहां फुल स्केल वार हो रही फिलिस्तीन में, और वहां पे जो पीड़ित लोग कैंपों में हैं, राफा में और दूसरी जगहों पर, और उससे आप मणिपुर की साथ तुलना करिए जरा। और क्या उसके बाद हम ये कह सकने की स्थिति में है कि सरकार ने कुछ किया है? जिस राजनीतिक समाधान की बात हो रही, क्या सरकार ने उस तरफ भी कोई पहल करी है? क्या आपको कहीं पे गंभीर दिखता है? क्या बीरेन दास को 1.25 साल होने के बाद भी वहां से हटाया गया? आप सोचिए पहले कि 15 महीने हो गए लोकसभा चुनाव। पहले ये होता था कि लोकसभा चुनाव में इसका असर पड़ सकता है, मैथिली समाज नाराज हो सकता है, हमारा वोट बैंक खिसक सकता है, जा सकता है, तमाम चीजें बातें। सरकार ने उन पर बीरेन दास पर एक्शन नहीं लिया। इतनी बड़ी घटना, इतना पूरा मणिपुर चल रहा है, वो आप मुख्यमंत्री के साथ खड़े हुए हैं, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं हो रही तय। उसके बाद भी इलेक्शन निपट गए, लोकसभा चुनाव हो गया, रिजल्ट आ गया, मणिपुर की दोनों सीटें हार गई। नतीजा क्या उसके बाद भी बीजेपी ने उसे कुछ सबक सीखा? क्या हटाया? क्या अभी नए सत्र में भी क्या प्रधानमंत्री ने मणिपुर को लेकर के, या राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में मणिपुर को लेकर के कोई चर्चा करी, कोई बात कही, कोई राजनीतिक समाधान के ऊपर उन्होंने अपना रोड मैप बताया कि हम इस तरह से राजनीतिक समाधान करने जा रहे हैं, ये रोड मैप हमारे पास है? क्या पीड़ितों तक पहुंचा गया है? अब राहुल गांधी, अगर ये पहली दौरा नहीं है, ये तीसरा दौरा है उनका, अगर राहुल गांधी इसके बाद जा रहे हैं तो इस पर भाजपा को क्यों आपत्ति? कोई तो जाएगा ही मरहम लगाने। वो करें, राजनीति कर रहे हैं। वो मुख्तार अब्बास नकवी करें कि पप्पू जी राजनीति कर रहे हैं? अच्छा, आप बताइए फिर राजनीति किस पर होनी चाहिए? अगर मणिपुर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, अगर आसाम में बाढ़ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, अगर नीट पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो राजनीति किस पर होनी चाहिए? महंगाई पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, अगर बेरोजगारी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो राजनीति होनी चाहिए फिर किस पर? फिर आप मुझे ये बताइए, अगर राजनीति के खाली हिंदू मुसलमान पर होनी चाहिए, राजनीति के खाली मंदिर मस्जिद पर होनी चाहिए? राजनीति के विषय अलग अलग है। आपने अलग विषय चुन रखे, उन्होंने अलग विषय चुन रखे। राजनीति तो सभी लोग करते हैं। अगर राजनीतिक पार्टी तो राजनीति करेगी, समाज सेवा थोड़ा या कोई और काम करने के थोड़ी ना आई है। अगर विपक्ष में, तो उसका काम ही सरकार को घेरना है, पीड़ितों के साथ खड़े रहते हैं, चाहे वो हाथरस के पीड़ित हो, चाहे मणिपुर के पीड़ित हो। भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके जो सरकार के लोग वो चाहते हैं कि भाई राहुल गांधी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करें। नहीं, कैसे सकारात्मक? इसका कोई परिभाषा है कि सकारात्मक पक्ष की है? अगर सकारात्मक विपक्ष की भूमिका की अगर हम अरुण जेटली जी की या सुषमा स्वराज जी की परिभाषा चलेंगे, तो उन्होंने कहा था कि विपक्ष का काम ही है कि सदन को स्टॉल करना, रोकना कार्रवाई को। ये तो सरकार की जिम्मेदारी सदन चलना था। तो सकारात्मक राजनीति तो लोहिया कही गई कि अगर सदन संसद आवारा हो जाए तो जनता सड़कों पर उतर आना चाहिए। तो सकारात्मक राजनीति क्या होती है? फिर ये बताया जाए। अगर कोई नई परिभाषा सकारात्मक राजनीति की गढ़ ली गई है, तो वो बताया जाए कि भाई इस तरह से देखिए सकारात्मक राजनीति होती है, देखिए बंगाल में हो रहा है, हम उस पर भी कुछ बोल रहे हैं, चुप बैठे हुए हैं। अगर हम बंगाल में हो रहे हिंसा पर बोल सकते हैं, संदेश खाली पर पूरा बीजेपी और बीजेपी के समर्थक दल पूरा संदेश खाली पर बोल सकते हैं, तो मणिपुर की घटना, वहां पे एक पीड़ित औरत थी संदेश खाली, और मणिपुर में 70,000 लोग पीड़ित हैं। आप उसे पूरी भाजपा उसके सहयोगी दल खामोशी की करती है। हयात साहब उसका जवाब वो देते हैं कि भाई तमिलनाडु में शराब से लोग मर जाते हैं, आप नहीं बोलते हैं, आप हाथरस चले जाते हैं। अगर बंगाल में आप नहीं बोलते हैं, आप मणिपुर पर बात करते हैं। जी बिल्कुल, ये सुविधा की राजनीति है। बीजेपी की तरफ से भी होती है, विपक्ष की तरफ से भी होती है, कांग्रेस की तरफ से भी होती है, और सभी दल ये करते हैं। जब अपने राज्य में हो कुछ हो
या अपना राजनीतिक दल से संबंधित कुछ मामला हो तो उस पर खामोशी इख्तियार कर लेना, और जब जहां पर सत्ता पक्ष को या विपक्ष को घेरने का मौका मिल पा रहा है या दूसरे दल को घेरने का मौका पा रहा है, मुखर हो जाना। तो ये तो राजनीति का पार्ट है। देखिए, मणिपुर के साथ एक सबसे बड़ी जो दुर्भाग्यपूर्ण बात रही है, उसमें केंद्र ने जो एक्शन लेना चाहिए था वो अब तक नहीं हुआ। अगर राजनीतिक समाधान की बात होती तो अब तक वो पहल हो जानी चाहिए थी। बैठ करके द्विपक्षीय वार्ताएं दोनों समुदायों के बीच में अब तक हो जानी चाहिए थी। सेना को खुली छूट दी जानी चाहिए थी। वहां पे लोकल पुलिस का और स्थानीय प्रशासन का दखल कम से कम करना चाहिए था। राजनीतिक पहल करनी चाहिए थी। मणिपुर के मुख्यमंत्री को हटा करके केंद्र को, हम तो कह रहे आप राष्ट्रपति शासन के पूरे हालात हैं, आप राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रहे। अब इसके ज्यादा क्या चाहिए भाई? पूरा मणिपुर जल रहा 1.5 साल से। अब पता नहीं कौन सी परिभाषा है राष्ट्रपति शासन में। मेरे तो भाई, मेरी तो समझ से बाहर, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ। पता नहीं कौन सा क्या लिख के रखा है उसमें। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि अब तक राष्ट्रपति शासन मान लग जाना चाहिए था। जी दुर्गे जी। मनोज जी, हयात साहब ने बहुत सारी चीज़ों को एक नए तरीके से रखा, कुरेदा और सवाल उठाए, लेकिन मेरी सुई आज अटक गई है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भाई ये क्यों नहीं बोलते इस पे, ऐसा कौन सा मसला है। और उन्होंने डेटा रख दिया और तुलना कर दी फिलिस्तीन से। अब हयात साहब ने तुलना कर दी, भारतीय जनता पार्टी कोई साथी होते तो इन्हीं को फिलिस्तीन भेज देते कि जाओ फिलिस्तीन में पत्रकारिता करो। बस इसका जवाब ये करते हैं लोग, इस तरह करते हैं। लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कहीं से तुलना करेगा ना भाई कि वो युद्ध पीड़ित इलाका है, वहां इतने शरणार्थी नहीं हैं और आपके यहाँ 70,000 शरणार्थी हैं, और ऐसा इस मुद्दे को गटक के बैठे हुए हो कि लग रहा कुछ हुआ ही नहीं, देख ही नहीं रहे हो। और नेता प्रतिपक्ष अगर जाता है तो आपके पेट में दर्द होता है भाई। दुर्गेंद्र भाई, मैं एक बात बताऊं आपको। हयात भाई ने बड़ी ईमानदारी से, बारीकी से, बड़ी टू द पॉइंट बात रखी। जैसे हम लोग कभी कभी क्या होता है कि चीजों में बीच का रास्ता निकालते, उतने मुखर नहीं होते। इन्होंने समस्या बताया, समस्या का समाधान बताया। आप अगर गौर करिए भाई, हमारे ही देश का वो पार्ट है और उसकी आपदा, विपदा, परेशानी, बलात्कार, हत्या और दो समूहों के विवाद को लेकर के हम समाधान ही नहीं निकाल रहे हैं, जबकि सच में ये समाधान केंद्र के पास है। मैंने कहा ना कि हम बाकी बातों पे आपसे चर्चा कर रहे थे, बाकी विश्वेंद्र शर्मा को ले रहे थे, लेकिन स्पेशली अगर मणिपुर की बात करें, हम जब हमारे यहाँ कभी यूक्रेन या ब्रिटेन या ब्रिटिश फिलिस्तीन की बात आती है तो हम बड़े ताकतवर बनते हैं और हम सब ये मान लेते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के बयान से वहां का युद्ध शांत होने जा रहा है। लेकिन दुर्गेंद्र भाई, हम ये विचार क्यों नहीं करते कि अपने देश में और जिससे आदरणीय प्रधानमंत्री या पूरी सरकार पे जो एक दाग, एक बट्टा लगता है जब महिलाएं नग्न वस्त्र के घुमाई जाती हैं, उनके साथ वो मानवीय दुर्व्यवहार इस तरीके का होता है, उनकी हत्याएं हो जाती हैं। आप सोचिए उस परिवार, उस समाज के बीच में छोड़ दीजिए ना, आप क्या फायदा लेंगे, क्या नुकसान लेंगे, क्या बात करेंगे, सब बात का विषय है। वो चाहे मैती हो, चाहे दूसरे हो लोग, वो है तो देश के नागरिक। अच्छा, विपक्ष या पत्रकार या कानून या बाकी लोग तो एक्शन नहीं लेगा, एक्शन तो सरकार लेगी और कानून लेगा। पहला दायित्व तो उनको सुरक्षा प्रदान करना, उनको घर का। बात महीने भर की नहीं, ये बात लगभग 1.5 साल को होने को आ गई। चुनाव भी हो गया, चुनाव में 2 की 2 सीटें आप हार भी गए। हम हार जीत के कार्ड पर नहीं जाते। अगर ये मैं कहूं कि चुनाव पहले आप ये फायदे नुकसान की बात देख रहे होंगे वहां पर कि साहब अगर हम एक दल एक समूह के साथ जाएंगे तो मेरा नुकसान हो सकता है। इन सब चीजों को कभी कभी सरकार और के ऊपर देखा जाता है। अभी आप 91 मैं इसलिए बात करूंगा कि 91 जो चर्चा होती तो आप कश्मीर में पंडित पलायन में बड़े सभी रोना शुरू हो जाएंगे, बड़े बड़े आंसू दिखाएंगे, अनुपम खेर से लेकर सब लोग आ जाते हैं। लेकिन स्थितियां जस की तस से कोई बहुत बदलाव नहीं आया। आज जरा पूछिए कि जो पंडित पलायन करके दिल्ली और जम्मू में आए, क्या वो श्रीनगर में जाकर बस पाए और रिहेबिलिटेशन में क्या हुआ? नहीं, मैं तो कहता हूं मनोज भाई, वो कहां फिल्मकार चले गए जो देश की असली स्थिति को दिखाते थे। मणिपुर फिल्म क्यों नहीं बना रहे? वो मणिपुर पर फिल्म क्यों नहीं बना रहे? मुझे इंतजार है उनकी फिल्म का। मणिपुर के अलावा
देश की बहुत सारी ऐसी चीजें तो फिल्म बन सकती है, लेकिन अब हो गया खत्म। अब आप तो मुझे लगता है कि 4.5 साल बाद आप फिर देखेंगे, लोग एक्टिव हो जाएंगे। हम आप दोनों इस बात को जानते हैं, लेकिन जिस जिस जो विषय आपका है, चाहे वो आसाम का विषय हो, चाहे स्पेशली मणिपुर का विषय, इस विषय पर सरकार की जो खामोशी है बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। मुझे कोई तीसरा एंगल नहीं दिखता है। सरकार का दो ही एंगल तो हो सकता है ना, जब पक्ष और विपक्ष में सरकार बनाना, सरकार रहेगी या जाएगी। भाई लोकसभा के चुनाव में आप वहां शून्य वित्त पर चले गए, लेकिन विपक्ष वहां जाकर के खड़ा होकर के संवेदना देकर के सरकार के सामने अपनी बात संसद में उठा सकता है, जो लगातार उठ रहा है। ऐसा नहीं, और ऐसा नहीं कि चुनाव के बाद नहीं उठा रहा, वो चुनाव से बहुत पहले से उठा रहा। मणिपुर की घटना से पहले विपक्ष उठा रहा मुद्दा लगातार। लेकिन आपकी खामोशी देखिए, मैं फिर कहना चाहूंगा, मैंने इसीलिए शुरुआत कही थी कि आसाम और गुवाहाटी से पूर्वोत्तर का रास्ता जाता है, कहाँ क्या फायदा, कहाँ क्या नुकसान है। त्रिपुरा, मेघालय, मैंने अरुणाचल का मैंने नाम लिया आपका, क्योंकि सिक्किम एक अलग ही है, वहां पे सरकारें लगातार चामलिंग की बनती रही, वहां कोई बहुत असर नहीं पड़ता दिल्ली के राज्य से क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। लेकिन मणिपुर की जो जल रहा है और जो विस्थापित हो चुका है, जो बिल्कुल इस तरीके पर है दुर्गेश भाई, कि जहां पर मानवीय, छोड़ दीजिए सरकारें बनेंगी नहीं बनेंगी, आप हारेंगे जीतेंगे, मानवीय संवेदनाओं घटनाओं पर भी जब आप नहीं खड़े हो रहे हैं, इसका मतलब कि राजनीतिक मायने आपको दूर तक देखने पड़ेंगे। नागालैंड में छिटपुट घटनाएं लगातार होती रहती है, वहां पे हमारे सैनिक जवान मारे जाते रहते हैं। वो चूंकि दिल्ली तक बात चल के नहीं आती है, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी इसमें बैठे हुए हैं जो पूर्वोत्तर राज्यों को कवर करते हैं, इनको पता है कि वहां पर अभी भी हालात कैसे और किस तरीके से है। तो सरकार को इस चश्मे से बाहर आकर के सेवन सिस्टम को, और अब तो जवाब आपको देना ना, अब आप विपक्ष थोड़ी है, लगातार सरकारें आपकी वहां बन रही है। खासकर आसाम की बात मैं कर दूं, कांग्रेस को गए कब हो गया जब, अरे भाई यही कांग्रेस के तो आग का नाक गोगोई के समय में मानी शर्मा हुआ करते थे, जो आग का नाक बनेंगे भारतीय जनता पार्टी के। जी, इन पे आप बुलवा लीजिए, किसी राज्य की बात करिए, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। राहुल प्रसाद यही क्या करते थे, उनके कुत्ते बिल्ली ऊंट को लेकर के या उनके बिस्कुट को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर के। अरे भाई बगल राज्य तो अपने बड़े नेताओं को बोलो जो तुम्हारी बात सुनते हैं। हम लोग तो लगातार सुनते हैं, शर्मा जी की बात अमित शाह जी बहुत सुनते हैं, क्यों नहीं कोई बड़ा एक्शन इस मामले पर हो रहा। और बड़ी बात है दुर्गेश भाई, आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में से आप ये बात पूर्वोत्तर के लोगों के साथ पूर्वोत्तर की बात उठा रहे हैं, सच में बहुत बड़ी बात है। आज की नेशनल चैनल बड़ा मुश्किल में ये सब बातें उठा पाते। इतनी बेबाक टिप्पणी हम लोगों से लेना और खासकर विषय लेकर के आना बहुत सराहनीय बात है। ठीक बात है। बहुत कुछ थोड़ा सा वक्त बचा है। डॉक्टर अरुणेश यादव जी, ये बात क्यों कहने का मौका कांग्रेस पार्टी देती है कि भाई वो जब कोई मुद्दे की बात आती है तो सत्ता पक्ष लेकर जाता है कि आपने तमिलनाडु में आपने नहीं बोला, आपने बंगाल में नहीं बोला, आपकी सरकार राजस्थान में वो नहीं बोली। सुविधा भोगी राजनीति या सुविधा के अनुसार राजनीति क्यों करते हैं राजनीतिक दल? खाली आप ही नहीं, बाकी लोग भी करते हैं। देखिए साहब, जहां तक मैं समझता हूं, आप फर्क देखिए, बंगाल में जो हुआ, राजस्थान में जो हुआ, तमिलनाडु में जो हुआ, या जहां पे इंडिया गठबंधन के किसी भी घटक दल की सरकार, तो क्या वहां पे उस राज्य की सरकार अपराधियों के साथ खड़ी हुई? क्या वहां पे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई? देखिए, अगर कहीं भी अपराध होता है, खासतौर से इंडिया गठबंधन की जहां सरकार है, तो वहां अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है। लेकिन जहां भी बीजेपी की सरकार है, आप वहां का रिकॉर्ड देख लीजिए, पहले तो उस खबर को मीडिया में नहीं आने दिया जाता, और अगर वो खबर मीडिया में आ गई तो पूरी कोशिश की जाती है कि उस मामले को दबाया जाए। अब चाहे उत्तर प्रदेश की आप घटनाएं देखो, मध्य प्रदेश की देखो, मणिपुर उसका ज्वलंत उदाहरण है। तो ये फर्क है दोनों जगह। अब इसे आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, इसे आप किस तरीके से देखते हैं, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जहां भी, खासतौर से मैं अपनी बात बताऊं, अगर कांग्रेस की सरकार है और वहां अगर क्राइम हो रहा है, कोई भी गड़बड़ी हो रही है, तो शासन प्रशासन बिल्कुल जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करता है। ठीक है, बल्कि हमें बीजेपी शासित राज्यों में ये चीजें देखने को नहीं मिलती। ठीक है, हयात साहब एक 10 सेकंड का अंतिम टिप्पणी आपकी। जी देखिए, मेरा तो ये मानना है कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो या चाहे विपक्ष,
दोनों का एक राजनीति का एक ही मकसद होता है कि जनता तक राहत और जनता तक चीजों को पहुंचाना, डिलीवर करना। इसे जी, आप 10 साल केंद्र में सत्ता को में बीजेपी को आए हुए हो गए और आसाम और मणिपुर में भी लगभग 1 दशक ही बीत रहा है सत्ता में आए। आप ये और लगभग देश के सभी जगहों पे कुछ एक जगहों को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी अमूमन सत्ता में। अब आप ये कह करके कि ये कांग्रेस ने किया था या ये कांग्रेस में ऐसा होता या कांग्रेस ऐसा करती आई थी और हम भी हमारे ऊपर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं, तो बात यही कि अगर कांग्रेस ने ऐसा किया था या ऐसा करती आई थी तो उसने कांग्रेस ने उसका खामियाजा भुगता है। जी, जनता ने उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। और अगर आप भी कांग्रेस के नक्शे कदम पे चलना चाहते, अगर वही मिसाल आपके सामने वो कुछ अलग हटकर नहीं कर रहे हैं, तो जनता फिर वही आपके साथ ट्रीट करेगी जैसा कि उसने कांग्रेस के साथ ट्रीट किया। बहुत शुक्रिया हयात साहब, डॉक्टर अरुणेश यादव, नेवा यादव जी, मनोज मिश्रा जी, प्रकाश कायस जी और बहुत सारे वो दर्शक जो हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में जुड़ते हैं। आपका भी बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। आज हम इस कार्यक्रम में हमने पीड़ा पर बात की कि इनकी पीड़ा कौन सुनेगा। ये सवाल इस कार्यक्रम के खत्म होने के साथ हम छोड़ जाते हैं उन सरकारों के लिए जो जिनके पास पीड़ा जो हरने का माध्यम है वो हर सकते हैं और पीड़ा हरने के नाम पर वो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते भी हैं। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।